Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you Chapter 9 The Great Stone Phase 1 from your Honeydew book. The Great Stone Phase 1 is a very beautiful chapter written by Nathaniel. This is a abridged. What is the meaning of abridged? मतलब ये बहुत बड़ी स्टोरी है और इसमें कुछ मेन पार्ट्स को ऑथर ने ले लिया और इस चैप्टर में डाल दिया है. मतलब जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इसमें रख दिए हैं, लिख दिए हैं. पूरी नॉवल, पूरी स्टोरी तो आप सब नहीं पढ़ सकते इनफैक्ट, तो इसलिए बस जो मेन चीज़ें हैं उसको डाल दिया और ये चैप्टर बन चुका है. आपको इस चैप्टर का मतलब अभी इसमें समझ नहीं आएगा. जो फुल स्टोरी है, क्या ऑथर हमसे कहना चाहते हैं, हमें ये चैप्टर 10 के बाद समझ आएगा कि क्या मॉरल था इस स्टोरी का. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज बिफोर यू रीड. सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हिल टॉप्स and huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the Valley of a prophecy. What was it? Did it come true? अब वो क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी डिस्टेंस से या किसी हिल पे कोई एक बड़ा सा पत्थर देखते हैं तो हमें वो ऐसा लगता है ना कि वो किसी शेप में है. आप कभी माउंटेन्स पे जब गए होगे, लाइक मसूरी, शिमला या कहीं पे भी हिमाचल में या उत्तराखंड में, तो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहाँ पहाड़ियों पे. और अगर आप ध्यान से उन पत्थरों को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने किसी की शेप ली हुई है. या तो वो एक एनिमल का चेहरा लगता है कभी कभी, या कोई चीज़ ऐसे बनी हुई लगती है, या किसी का ह्यूमन फिगर मतलब ह्यूमन फेस लगता है किसी का. तो आप सब ना उसको रेजोनेट करते हो कि अरे हमें तो ये लग रहा है. फिर आप अपनी फैमिली से डिस्कस करते हो या अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो तो वो कहते हैं नहीं हमें तो ये चीज़ लग रही है. सो ऐसे ही सबको अलग अलग चीज़ें लगती हैं. दे मे रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर. क्या पता वो कभी एनिमल की तरह रिजेंबल हो लगे या कोई ह्यूमन फिगर. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स. और लोग ना फिर नई अतरंगी कहानियाँ बना देते हैं कि इसका चेहरा ना इससे मिल रहा है क्योंकि इसके पीछे ये कहानी थी. तो वो कह रहे हैं कुछ स्टोरी सच भी होती थी और कुछ नहीं भी. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the Valley of a Prophecy. अब वो कह रहे हैं ये चैप्टर भी जो द ग्रेट स्टोन फेस था, ये भी एक ऐसी शेप थी जिसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी. क्या कहानी? प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी थी. प्रोफेसी को हम कहते हैं प्रिडिक्शन, कहते हैं इसके पीछे भी बहुत बड़ी प्रिडिक्शन थी. अब देखते हैं क्या वो जिससे वो चीज़ शेप रिजेंबल होती है, क्या वो प्रिडिक्शन सही थी या व्हाट वाज इट, वो क्या थी और वो सही थी या नहीं थी. सो अब हमें वो आगे चैप्टर में ही पता लगेगा कि वो क्या था. तो सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. पैराग्राफ 1. One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at a door of their cottage talking about the great stone face. वो कहते हैं एक दोपहर की बात है जब सन मतलब अस्त होने वाला था, जब सन डूबने वाला था, तब एक मदर और उसका एक छोटा सा बेटा अपने कॉटेज मतलब एक झोपड़ी टाइप होती है, तो वो उसके गेट पे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे. किसके बारे में? द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन though miles away with a sunshine brightening all its feature. अब वो क्या कह रहे हैं कि बस उनको अपना सर उठाना. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज, मतलब उनको बस आंखें उठानी होती थी, अपने ऊपर बस देखना होता था और उनको स्टोन फेस दिख जाता था. माना वो बहुत ज़्यादा दूर था पर वो उनको बिल्कुल साफ दिखता था, एकदम क्लियर दिखता था. चाहे पहाड़ियों पे था, वो दूर था, पर वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो आपको आसानी से दिख जाता था. विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर.
जो सूर्य की रोशनी थी वह उसके चेहरे के जितने भी नैन नक्श जिसको हम कहते हैं, तो उसको चमका देती थी एकदम। सूरज की जब किरणें पड़ती थी तो वो एकदम चमक उठता था। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस। पर वो कह रहे हैं कि सब अब वो दोनों इसकी बात कर तो रहे हैं, बट ये है क्या, ग्रेट स्टोन फेस क्या है। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the feature of a human face। अब बता रहे हैं वो कि जो ग्रेट स्टोन फेस था वो था क्या। वो एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर था और ये नेचर ने इसको बनाया था, उसकी जिसे कहते हैं ना संरचना की थी। वह जो था ग्रेट स्टोन फेस वो बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा पर्वत के एक ओर बना था। परपेंडिकुलर मीन्स क्लिफ और रॉक फेस राइजिंग वेरी स्टेपिली। और जो वो पत्थर थे वो कुछ इस तरह से बिखरे हुए थे कि वह एक ह्यूमन फेस की तरह दिखाई दे रहा था। इफ द spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another। अब वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, मतलब जब दर्शक जिसे कहते हैं, स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक, जो देखने वाला होता है, वो उसके बहुत ज़्यादा पास चला जाता है और उसको पास से देखने की कोशिश करता है, तो वो जो उसकी आउटलाइन है, मतलब आउटलाइन को बोलेंगे रूपरेखा जो फेस की है, वो एकदम गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गिग्नेटिक रॉक्स। अब वो क्या कहते हैं, फिर सिर्फ उनको ऊबड़ खाबड़, गिग्नेटिक रॉक्स मीन्स ऊबड़ खाबड़ पत्थरों का ही ढेर दिखाई देता है जो एक के ऊपर एक पड़ा हुआ होता है। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव। बट अगर आप दूर से देखोगे तो पत्थर, जो वो पत्थरी चेहरा है, वो निश्चित रूप से मानवीय तथा सजीव दिखाई देता था, मतलब अलाइव, कि मतलब जैसे सच में ये किसी आदमी का या किसी का फेस हो जो बोल भी सकता है। अभी जैसे कहते हैं ना, हम किसी चीज़ को, किसी मूर्ति को देखते हैं, देखते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है भी बोल पड़ेगी, तो वैसे ही उनको लगता था। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it। अब वो क्या कह रहे हैं कि बहुत से लोगों का ये मानना था कि जो घाटी की, तो वो कह रहे हैं कि मतलब लोग उसकी, जैसे कहते हैं ना, लोग ऊपर देखते ही सिर्फ वो चेहरा देखने के लिए थे, कि मतलब वैसे तो वो नॉर्मल वैली थी, बट जिसे कहते हैं ना, उस जाइंट ग्रेट फेस स्टोन फेस ने उसकी शोभा बढ़ा दी थी। वैसे तो वो ऑर्डिनरी वैली थी, बट सब उसको देखते ही थे, वो बेनाइन फेस मीन्स काइंड जेंटल फेस के लिए उसकी ओर नज़रें रखते थे सारे लोग। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, सैट एट द डोर ऑफ द कॉटेज gazing at the great stone face and talking about it। The child's name was Ernst। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि जो वो मदर और उसका बेटा था वो अपने कॉटेज के डोर पे बैठे हुए थे और वो एक टक ग्रेट स्टोन फेस को गेजिंग, मतलब उसको देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। और वो जो चाइल्ड का नाम था वो था अर्नेस्ट, और जो अर्नेस्ट है, वो जो बच्चा है, वो ही मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। मदर सेड ही, उसने कहा मम्मा। वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, आई विश दैट इट कुड स्पीक और इट लुक्ड सो वेरी काइंडली
that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. अब वो फिर अपनी मम्मा को कहते हैं कि while the great face smiled on him, कि जैसे कि ये जो फेस है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पे ये खुश हो रहा है, मेरे को देख के स्माइल कर रहा है कि आई विश, मैं ये चाहता हूँ कि ये बोल पड़े, काश ये बोल पड़े, क्योंकि ये इतना ज़्यादा काइंड, इतना ज़्यादा इसका क्यूट कहते हैं ना, इसका इतना ज़्यादा प्योर कहते हैं प्यारा सा चेहरा है कि हम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, जैसे आपकी कोई टीचर सुंदर होगी, कोई आपका फैमिली में कोई इतना सुंदर होगा कि आप उनको देखते होगे ना, फिर आपका मन करता होगा अरे ये इतना सुंदर है, तो सब बोलते नहीं इसकी आवाज़ कितनी सुंदर होगी। तो वही कहता है कि काश ये बोल सकता, क्योंकि अगर ये इतना ज़्यादा काइंड है, इतना ज़्यादा अच्छा है इसका फेस, तो क्या पता इसकी आवाज़ भी कितनी अच्छी हो, कितनी प्लीजेंट हो, हैप्पीनेस वाली हो। इफ़ आई एवर सी अ मैन विद सच अ फेस, और वो कहता है काश मैं या कभी भी मैं ऐसे चेहरे का व्यक्ति देखूं तो मैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करूं। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. Prophecy, statement that tells what will happen in the future. भविष्यवाणी, अभी आपको मैंने पहले भी बताया था। तो उसकी मम्मा ने उसकी बात का ये जवाब दिया कि अगर जो पुरानी भविष्यवाणी है अगर वो सच होने पे आ गई तो तो कुछ ही टाइम पे हमें ये फेस का एग्जैक्टली ऐसा व्यक्ति भी दिखेगा। What prophecy do you mean? वो कहते हैं ऐसी कौन सी भविष्यवाणी, आप क्या कहना चाहते हो मम्मा, डियर मम्मा। eagerly inquired Agnes, please tell me about it. फिर अब वो ना बहुत ज़्यादा eagerly पूछने लगे, eagerly मतलब इच्छुक हो गया कि हाँ मुझे फटाफट बताओ आप कौन सी प्रोफेसी की बात कर रहे हो। जैसे हमें अपनी मम्मा से कुछ पूछना होता है तो हम बटरिंग कर देते हैं ना, वो भी ऐसे कह रहे डियर मम्मा, प्यारी मम्मा, मुझे बताओ ये कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, प्लीज़ मुझे भी बताओ उसके बारे में। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर। कहते हैं ना कि पुरानी कहानियाँ कैसे चल रही होती है, जैसे आपकी दादी भी आपको कोई कहानी सुनाती है तो फिर वो स्टार्टिंग में यही सेंटेंस बोलती है, सबसे पहले ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी, फिर आपकी दादी ने आपको सुनाई, फिर अगर आप आगे सुनाओगे तो आप यही बोलोगे ना हाँ मेरी दादी ने सुनाई थी, मेरी मम्मा ने सुनाई थी। तो ऐसी सारी बातों को स्टार्ट करोगे, तो ऐसे ही उसकी मम्मा ने भी ऐसे स्टार्ट करा कि हाँ मुझे ये कहानी मेरी मम्मा ने सुनाई थी। तो when she herself was younger, और जब वो खुद छोटी थी ना तो उनकी मम्मा ने उनको एक कहानी सुनाई थी, younger than little Agnes, वो कहती मैं तुमसे भी ज़्यादा छोटी थी, that at some future day, कि किसी दिन फ्यूचर में a child should be born near here, कि एक बच्चा पास में ही पैदा होगा, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance of the great stone face. तो उनकी मम्मा ने क्या कहानी सुनाई कि आगे जाकर फ्यूचर में कोई एक ऐसा बच्चा पास ही में पैदा होगा जो बना ही एक ग्रेटेस्ट मतलब सबसे समझदार, सबसे पावरफुल व्यक्ति बनने के लिए अपने टाइम में पैदा होगा, और उसका फेस बिल्कुल मैनहुड मतलब एडल्टहुड की, मतलब जैसे मैन लाइक योर फादर्स एज, मतलब 20 to 30 मान लो, उस एज में उसका फेस बिल्कुल एग्जैक्ट रिजेंबल मतलब बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी होगा द ग्रेट स्टोन फेस के लिए। जो ग्रेट स्टोन फेस है और उस मैन का फेस बिल्कुल ही ज़्यादा मिलता जुलता होगा, एक जैसा रिजेंबल करेगा। नेक्स्ट, मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी। वो कह रहे हैं बट कुछ लोग अभी भी बिल्कुल उनको विश्वास है इस भविष्यवाणी पे कि ऐसा सच होगा। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। बट कुछ लोगों को लगता है
बट कुछ लोग ये बात बिल्कुल आइडल टॉक, मतलब ऐसे फुलिश बात, बेवकूफ़ी वाली बात लगती है. एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड. बट वो क्या कह रहे हैं कि बट अभी तक लोग, वो क्या कह रहे हैं, लोग उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं पर उन्हें इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पाया अभी तक. ओ मदर, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. फिर वो एर्नेस्ट एकदम चिल्लाया ज़ोर से और अपनी मम्मा को बोलता था, अरे मम्मा मम्मा सुनो. अपने जैसे कहते हैं ना कि हमें कोई बात, जैसे आप किसी बात पे विश्वास नहीं होता बट आप अपने जैसे पेरेंट्स को कोई बात बताना चाहते हो और वो सुन नहीं रहे होते तो आप फटाफट ऐसे तालियां बजाते हो या कुछ करते हो उनका ध्यान अपनी तरफ लेने के लिए. तो ऐसे ही एर्नेस्ट कर रहा था और वो कह रहा था, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम. और वो कहता, मैं बस ये आशा करता हूँ कि मैं उस व्यक्ति को, मतलब ग्रेट स्टोन फेस वाले व्यक्ति को देखने तक ज़िंदा रह पाऊँ. मैं ज़िंदा, मतलब जिसे कहते हैं ना हिंदी में, जीते जी देख सकूँ उस व्यक्ति को. जैसे हमारी दादी कहती हैं कि हम ये देखना चाहते हैं जीते जी, तो वैसा. His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, perhaps you may. But जो उसकी मम्मा थी वो बहुत ज़्यादा समझदार और सियानी जिसे कहते हैं ना, वो लेडी थी. बट उन्होंने सोचा कि वो जो उसकी जो फैंसीफुल होप, मतलब काल्पनिक जो आशाएं हैं ना, वो उसको तोड़ना नहीं चाहती थी, उसको ख़राब नहीं करना चाहती थी. तो उन्होंने भी अपने बच्चे को कह दिया कि हाँ बिल्कुल तुम मिल पाओगे उससे, हो सकता है कि तुम मिल, मतलब उन्होंने पूरा कंफर्म नहीं करा, उन्होंने सिर्फ यही बोला उसको और होप दे दी, बस हो सकता है तुम्हें वैसा व्यक्ति देखने को मिल जाए. And Ernest never forget the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. और जो एर्नेस्ट था वो उस स्टोरी को कभी भूल ही नहीं पाया जो उसकी मम्मी ने उसको बताई थी. और ये स्टोरी हमेशा उसके दिमाग में चलती रहती थी जब भी वो ऊपर ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था. आप भी, अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो आप भी उनको कोई ऐसी चीज़ बता दो ना, तो वैसे वो छोटी छोटी चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं. बट ऐसे कोई स्ट्रेंज बात, कोई बात बता दो ना, तो वो उनके दिमाग में चलती रहती है. और आप उनसे 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद भी पूछोगे ना, तो उनके दिमाग में वो चीज़ रहेगी. तो ऐसे ही एर्नेस्ट था, उसके दिमाग में भी वो चीज़ रहती थी. He spent his childhood in the log cottage where he was born. Was beautiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो एर्नेस्ट था वो उसने अपना पूरा जो बचपन था वो उसी लॉग कॉटेज मीन्स अ स्मॉल हाउस मेड फ्रॉम ट्री ट्रंक्स. तो वो उसने जहाँ वो पैदा हुआ था उसने उसी छोटे से कॉटेज में अपना पूरा चाइल्डहुड बिता दिया. वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स. वो बहुत ज़्यादा अपनी मम्मा की हेल्प करता था, हर कहना मानता था और अपने छोटे छोटे हाथों से उनकी सारी हेल्प करता था. एंड मोर विद हिज लविंग हर्ट. और उसका दिल इतना बड़ा था ना कि वो, मतलब कुछ होते हैं बच्चे जो सब कुछ देख के भी ना अनदेखा, मतलब हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो बच्चे होते हैं. और मतलब कुछ होते हैं जिनका दिल इतना साफ़ होता है ना कि वो कुछ बिन बोले ही समझ जाते हैं. तो वो वैसा बच्चा था, वो बिन बोले, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यारा था, उसका दिल इतना साफ़ था कि वो बिन बोले ही अपनी मम्मा की सारी हेल्प कर देता था, उनकी इतना ख्याल रखता था. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to a mild and quiet youth.
अब वो कह रहे हैं कुछ इस तरह से ही वो हैप्पी पेंसिव मतलब खुश बच्चा येट जो कि थॉटफुल था, पेंसिव मीन्स थॉटफुल बच्चा, एक माइल्ड और क्वाइट मैन में टर्न हो गया, बड़ा हो गया। माइल्ड एंड क्वाइट मीन्स विनम्र और मौन प्रिय, मतलब जिसको शांति पसंद है बहुत, जिसे कहते हैं ना इसका नेचर तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बच्चा है, वैसा बन गया एर्नेस्ट। एर्नेस्ट हैड no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at as it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अब वो क्या कह रहे हैं कि एर्नेस्ट की कोई टीचर नहीं थी, बट जो वो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसकी एक टीचर बन चुका था। कैसे बना था कि जब वो दिन भर काम करता था और जब उसका काम ख़त्म होता था वो घंटों तक जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको देखता रहता था, निहारता रहता था, until he began to imagine that those वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज हिम। वो उनको तब तक देखता रहता था जब तक कि वो तब तक उसको देखता रहता था जब तक उसको ऐसा लग ना जाए, उसको ऐसा इमेजिन ना हो जाए कि हाँ ये उसकी जो ग्रेट स्टोन फेस की आंखें हैं ये मुझे देख रही हैं, वो मुझे देख के स्माइल कर रहा है। और ये सब जब उसको ऐसा लग जाता था ना कि इमेजिन हो जाता था कि हाँ अब ये मुझे देख रहा है, ये मुझे रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, पहचान रहा है, तो जैसे ही उसको ये लग जाता था तब एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट, तो उसको वो देख के इतना ज़्यादा अच्छा लगता था और उसको इतना इनकरेज फील होता था कि जैसे टीचर्स क्या करती हैं, आपको इनकरेज करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, आपको समझाती हैं, तो वही चीज़ें जो मोटिवेशन है, इनकरेजमेंट है, वो एर्नेस्ट की लाइफ में ग्रेट स्टोन फेस करता था। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. फिर उनकी वैली में जो उनकी गांव है उसमें ये अफवाह फैल गई कि जो पूरे गांव में ऐसी अफवाह फैल गई जो ग्रेट मैन है, वो जो महान व्यक्ति है जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है, रिजेंबल कर रहा है, वो अब एट लास्ट आ चुका है। इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट, गैदरगोल्ड, विच वॉज हिज नेम, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time he thought of his native valley and he decided to go back there and end his days where he had been born. तो वो क्या कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है वो आ चुका है और ऐसा लगता है कि बहुत टाइम पहले एक जो आदमी था वो वैली छोड़कर दूर एक सी पोर्ट, मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं बंदरगाह में बस गया था। सी पोर्ट में एक बस चुका था वो वहाँ पे और दूर था वो, उसका नाम था गैदरगोल्ड और उसने अपनी वहाँ पे एक शॉप खोल ली थी, वो शॉपकीपर बन चुका था और वो बहुत ज़्यादा तेज़ था बिज़नेस मैटर में, मतलब वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। हैड बिकम सो वेरी रिच, और वो इतना ज़्यादा वहाँ जाके अमीर हो चुका था कि उसको कुछ जिसे कहते हैं ना वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, और मतलब उसको इतने ज़्यादा साल लग गए, कुछ 100 साल लग गए उसको सिर्फ अपने पैसा गिनने में ही, वो इतना ज़्यादा अमीर होके आया था। तो अब फिर जब वो इतना ज़्यादा अमीर हो चुका था तो अब उसने ये डिसीजन लिया। इन टाइम ही थॉट, फिर उसके दिमाग में एक बात आई, क्या आई,
थॉट ऑफ हिज नेटिव वैल्यू, जहाँ से वो आया है, जो उसकी जिसे कहते हैं ना जो जन्म स्थल है, कि अब वहाँ पे जाने का वक्त आ चुका है और उसको जो अपने लास्ट के डेज़ हैं उसको अब वहीं पे ही रहना है जहाँ वो पैदा हुआ था। मतलब वो इतना ज़्यादा अमीर हो गया था। आप देखो जैसे पहले कहते थे ना कि ये जिस चीज़ पर हाथ रखते हैं ना ये सोने की बन जाती है, तो मतलब वो जो काम करता था उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होता था, बहुत ज़्यादा पैसे ही मिलते थे। तो अब वो वापस आ चुका था अपने नेटिव वैली में, उसके जन्म स्थल पे जहाँ से वो आया था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अब जो अर्नेस्ट था, अब वो कहीं ना कहीं मूव ऑन हो चुका था कि अब उसको वो ग्रेट मैन, वो नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, मतलब वो महान व्यक्ति, वो समझदार व्यक्ति, वो भविष्यवाणी वाला व्यक्ति कभी मिलेगा इतने टाइम बाद या नहीं मिलेगा। वो आदमी उसको मतलब कहते हैं ना कि अगर बहुत टाइम बीत जाता है तो आप होप्स खो देते हो कि अब ऐसा ये काम नहीं होगा, बट वही हुआ उसके साथ भी, अर्नेस्ट के साथ भी। वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, और उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसको वो देखने को मिलेगा कि वो व्यक्ति खुद ही बहुत टाइम बाद आ जाएगा अपने जन्म स्थल पे, अपनी नेटिव वैली में। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिनिंग and that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels were heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." फिर एक दिन जब वो फिर उसकी तरफ ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था, इमेजिन कर रहा था जैसे वो करता है उनका फेस, वो तो देख रहे हैं, तो तभी उसको व्हील्स की आवाज़ सुनाई दी, मतलब व्हील्स मतलब कार के व्हील्स, ऑब्वियसली कार की आवाज़ सुनाई दी। एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए और वो सब ऐसे चिल्ला रहे कि हेयर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैथरगोल्ड, और देखो आ चुका है हमारा महान गैथरगोल्ड। वैसे सब शोर मचाने लग गए एक्साइटमेंट से। अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. फिर अब वो क्या कह रहे हैं कि कैरेज मतलब कि एक गाड़ी जो सड़क के मोड़ पर आ पहुंची। Within it, thrust partly out of the window. खिड़की से बाहर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति का चेहरा आया, जिसकी जो स्किन है वो एकदम येलो हो चुकी थी और वो झुका हुआ दिखाई दे रहा था। मतलब वो इतना ज़्यादा ओल्ड था कि उसकी पूरी स्किन भी येलो हो चुकी थी, उसका फेस भी इतना मतलब जिसे कहते हैं रिंकल्स वाला था। आपने ओल्ड लोगों को देखा ही होगा, तो बिल्कुल ही उसका वैसा चेहरा हो गया था। The very image of the great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. और फिर एक व्यक्ति ने चिल्लाया कि ये देखो, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है ग्रेट स्टोन फेस की। हमें तो पक्का पता था, हमें तो पक्का यकीन था कि जो पुरानी भविष्यवाणी है वो तो सच होगी। और ये देखो, ये महान व्यक्ति हमारे आगे आ ही चुका एट लास्ट आखिरी में। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that there was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come. Fear not, Ernest, the man will come." फिर अब वो क्या कहते हैं कि अब उस फेस को देखकर, अब उस ओल्ड मैन को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो बहुत ज़्यादा अर्नेस्ट कंफ्यूज हो चुका था। अर्नेस्ट को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी, बट जो वो लोग थे उनको बिल्कुल विश्वास था कि ये जो व्यक्ति है इसका चेहरा बिल्कुल ही
ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे से मिलता जुलता है। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face. वो मतलब बहुत उदास होकर वो मुड़ गया उस भीड़ से, उसने टर्न ले लिया, वो जो उस रिंकल्ड श्रूडनेस, जो अनप्लीजेंट सा फेस था, उससे टर्न ले लिया, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मुंह लटकाता हुआ आ गया और उसने वैली की तरफ देखा, जहाँ पे जो वो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसकी तरफ देख रहा था, और उन्होंने बस यही बोला कि ही विल कम, वो आएगा ज़रूर, तुम परेशान मत हो एर्नेस्ट, वो व्यक्ति ज़रूर आएगा। नाउ द सेकेंड पार्ट। The years went on and Ernest grew to be a young man. फिर कुछ साल बीते और जो एर्नेस्ट था वो अब बिल्कुल ही आदमी बन चुका था, आदमी में बदल चुका था। He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his phase of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. जब दिन भर वो काम करता रहता था, तो वहाँ के जितने भी वैली के लोग हैं उनको भी पता था कि ये सारा काम करके बस ये फिर ग्रेट स्टोन फेस को देखा करता है। और लोगों को भी पता था कि जो वो ग्रेट स्टोन फेस था वो ही इसका टीचर था, एर्नेस्ट का। और एर्नेस्ट अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक, सारा काम ख़त्म करने पर जब वो फ्री हो जाता था तो वो बस उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फोली बट पैडोनेबल बिकॉज एर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली। अब वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज पैराडोनेबल मीन्स फुली, मतलब कि वो सेंसिबल नहीं था, बट पैराडोनेबल मतलब एक्सक्यूजेबल, मतलब उसको फॉरगिव किया जा सकता था। बिकॉज मतलब उनको भी ये बात खटक रही थी कि क्यों एर्नेस्ट बस देखता रहता है ग्रेट स्टोन फेस को। बिकॉज एर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली, मतलब वो बहुत समझदार, सबकी हेल्प करने वाला व्यक्ति था। दे डिड नॉट नो दैट क्योंकि उनको ये नहीं पता था दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम। उनको अभी तक ये समझ नहीं आया था अच्छी तरह कि वो उसका टीचर बन चुका था। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हर्ट। सेंटिमेंट मतलब फीलिंग्स की सिंपथीज़, जो सेंटिमेंट्स, इमोशंस हैं, उनको ये नहीं पता था कि जो भी इमोशंस हैं, जितने भी उसमें भरे हैं ग्रेट स्टोन फेस और एर्नेस्ट के बीच में, उससे एर्नेस्ट की कितनी फीलिंग्स जुड़ी हैं, कितना वो दिल में बस चुका है एर्नेस्ट के वो ग्रेट स्टोन फेस। एंड फिल इट विद डीपर सिंपथीज देन अदर हर्ट्स। जो बाकी और लोग उसके दिल में नहीं जगह बना सकते थे, वो जगह ग्रेट स्टोन फेस ने वो फीलिंग्स उसके दिल में बना ली थी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन could be learned from books। वो कहते हैं जिस चीज़ की समझ ग्रेट स्टोन फेस उसको दे देता था ना, उसको वो बुक से भी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो इनर सेल्फ, वो अपने अंदर की सेल्फ से बात करता था। जो आपको बुक्स में आप क्या रट्टू तोते ही बनोगे, बट जब आप अंदर से बात करोगे, अपने मन से बात करोगे किसी से, तो वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझा पाएगी। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him।
वो कहते एर्नेस्ट भी नहीं जानता था कि जो जितने भी थॉट्स हैं जो उसके मन में आते हैं नेचुरली, मतलब वो सोच के थोड़ी बोलता था, क्या वो सोच के थोड़ी जो ग्रेट स्टोन फेस उसको रिप्लाई करता था वो थोड़ी सोच लेता था, वो उसके बस अंदर से कहते ना अपने आप से जो उसके मन में आवाज़ आती थी वो बोलता था। और ऐसी बातें ऐसी चीज़ें ना उसको कोई और समझा भी नहीं पाता था जितने अच्छे से उसने ग्रेट स्टोन फेस से बातें कर करके अपनी लाइफ में समझी। नेक्स्ट, a simple soul, simple as when his mother first told him the old story. He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. वो कह रहे हैं वो एक बहुत सिंपल सोल है, वो एक साधारण सा व्यक्ति है, जैसे कि सिंपल उसकी मम्मी थी और उसकी मम्मी ने जो वो उसको एक ओल्ड स्टोरी सुनाई थी जिसमें वो मान चुका था कि जो वो मार्वलस फेस है जो वो वैली से नीचे देख रहा है वो फेस वो सच में एक इंसान है और वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है वापस आने में। ये सब कुछ वो सोच के बैठा था क्योंकि उसका मन साफ था, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। बाय द टाइम पुअर मिस्टर गैथरगोल्ड वॉज डेड एंड बरिड। और कहते हैं और फिर कुछ साल तो बीत गए थे और साल बीतते बीतते ही गैथरगोल्ड की डेथ हो चुकी थी और उनको दफना दिया था। बरिड मतलब दफना दिया था, उनकी डेथ हो चुकी थी। ही वॉज नो मोर। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। वो कहते जो उसका पैसा था जो उसकी विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो उसकी एग्जिस्टेंस को बताता था क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाला पावरफुल वही था, तो वो उससे पहले ही गायब हो गए, उसके डेथ से पहले। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द रियून्ड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन। और फिर कहते हैं कि समय बीतता गया और समय के बीतते बीतते जब उसका जो वो गोल्ड था, जो कहते हैं ना किसी भी चीज़ को हाथ रख देता गोल्ड बन जाता था, वो सब गायब हो चुका था। और फिर सब मानने लग गए थे कि अरे ये तो इसकी और वो ऊपर ग्रेट स्टोन फेस की कोई मिलती जुलती कोई बात ही नहीं थी, ये तो बस एक मर्चेंट था, बिजनेसमैन था, और वो जो मैजेस्टिक फेस जो पावरफुल फेस था ऊपर माउंटेन्स पे, उसमें और इसमें कोई भी सामान्यता नहीं थी, इन दोनों की कोई भी चीज़ आपस में नहीं मिलती थी। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो वो वैली है, वो जो घाटी है, अब क्या हुआ उसके बाद उसका एक और बेटा सोल्जर बन चुका था बहुत टाइम बाद। और आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, फिर उसने बहुत ज़्यादा जब लड़ाई करी, कठोर युद्ध के पश्चात जिसे हम कहेंगे, अब वो एक बहुत फेमस कमांडर वो एक बहुत फेमस कमांडर सोल्जर बन चुका था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ब्लड एंड थंडर। और वो जो कहते हैं ना युद्ध के मैदान में उसे ब्लड या थंडर के नाम से जानते थे। ब्लड और थंडर को हिंदी में कहेंगे रक्त और गर्जन के नाम से उसको जाना जाता था। Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. फिर वो क्या कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा और थक चुका था लड़ के, तो वो उसी कारण वापस अपने जो नेटिव वैली, जो उसकी जन्म स्थल था, वहाँ पे वापस लौटना चाहता था। उसने अब ये इच्छा बना ली थी कि अब मैं वापस अपने नेटिव वैली में जाना चाहता हूँ। The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. और जो जितने भी सारे लोग थे वैली के और जो उसके जो पुराने नेबर्स थे, पड़ोसी थे, और जो
पुराने ओल्ड पड़ोसी के बच्चे थे वो सब तैयार हो गए थे उसका अच्छा खासा वेलकम करने के लिए। किसका? द रीओन्ड कमांडर। रीओन्ड मतलब फेमस जो सिपाही था उसका। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared। फिर अब एक और नई बात बना ली उन्होंने कि चलो मर्चेंट तो मर गया, वो तो नहीं था ग्रेट स्टोन फेस, बट अब ये जो कमांडर है ना, अब ये तो पक्का ही ग्रेट स्टोन के जैसे दिखाई देता है, अब तो ये पक्का ही ग्रेट स्टोन फेस है। अब उसका हमें जो फेस है, ह्यूमन फेस है, वो मिल चुका है, वो आ चुका है। Great, therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked। अब क्या कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा लोग खुश हो गए थे, सारे लोग उस वैली के, और पूरी वैली में मतलब जिसे कहते हैं ना खुशी का माहौल था। और वो लोग भी जो मतलब ज़्यादा देखते नहीं थे ना ग्रेट स्टोन फेस को, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते थे उसको देखने में, ग्रेट स्टोन फेस को, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि वो जो जनरल ब्लड एंड थंडर था वो कैसा दिखता है। ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइवल, मतलब जिस दिन जब जनरल आया जब वैली में, तो क्या हुआ? अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, वो सब काम धाम छोड़कर अपना, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। तो वहाँ सब अपना काम धाम छोड़कर वहाँ पे सब जमा होना शुरू हो गए। कहाँ पे? उन सब ने एक बैंकेट बुक करा था। बैंक्वेट मतलब फीस्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे एक उत्सव सा मनाया गया। सब अपना काम धाम छोड़कर चले गए उसका स्वागत करने। सोल्जर्स स्टूड ऑन गॉड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस। फिर क्या होता है, वो आ जाते हैं और उनको छोड़ने, जनरल को छोड़ने बहुत सारे सोल्जर्स भी आए और फ्लैग्स को लहराया गया और सब ने बहुत आवाज़ें लगाई, नारे लगाए। अर्नेस्ट सबसे पीछे खड़ा हुआ था ब्लड एंड थंडर के फेस को देखने के लिए, बट उसको वहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसको उनकी आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। फिर एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, खुशी के मारे डांस करने लग गया कि अरे ये तो वही सेम फेस है ग्रेट स्टोन जैसा। देन वंडरफुली लाइक इट, मतलब वो कहते हैं दैट्स अ फैक्ट, कह रहे हैं तो बिल्कुल ही वैसा है ग्रेट स्टोन जैसा। replied another, and why not, cried a third, he is the greatest man of this or any other age beyond any doubt। तो कह रहे हैं अरे हाँ, इसमें तुम्हें कोई शक था क्या? ये तो सबसे महान व्यक्ति है, अपना और किसी और, मतलब अपने और अपने से बड़ों का, इसमें कोई शक ही नहीं है, यही है ग्रेट स्टोन फेस। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side he could also see the great stone face। फिर लास्ट में अर्नेस्ट ने देखा जनरल का चेहरा और उसी के साइड में ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा था। He could only see the great stone face। वो एक साइड जनरल का फेस देख रहा था और दूसरी साइड जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका फेस देख रहा था। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it। फिर वो कह रहा है कि जितने सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ इनमें सामान्यता है, ये दोनों एक जैसे लगते हैं, तो कहता ठीक है बोल रहे होंगे, बट मैं इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, मैं इनको समझ नहीं पा रहा कि सही में ही एक जैसे लगते हैं। Fear not, Ernest, said his heart। फिर उसके दिल से फिर दोबारा आवाज़ आई कि घबराओ मत एर्नेस्ट, as if the
स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, जैसे कि उसको ऐसा लगा कि स्टोन फेस के चेहरे ने उसको कहा है, विस्पर करा है, हल्की आवाज़ से कहा है कि अरे तुम डरो मत एर्नेस्ट, वो आएगा ज़रूर, ही विल कम, वो आएगा ज़रूर। ये मतलब अब इंडिकेशन उन्होंने भी दे दिया इसको, ग्रेट स्टोन फेस को, कि हाँ ये भी चेहरा नहीं है, जो असली चेहरा है वो आएगा ज़रूर, वो आएगा ज़रूर। नाउ द कॉम्प्रिहेंशन चेक, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट। बाकी जो लास्ट का पार्ट है, जो मेन स्टोरी है, जिससे पता लगेगा वो क्या है क्या नहीं, वो आपको तो 10th चैप्टर में ही पता लगेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। कॉम्प्रिहेंशन चेक, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट, द ग्रेटेस्ट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर एर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। फॉल्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे था। One would clearly distinguish the features of the stone face only from a distance. True. Ernest loved his mother and helped her in her work. True. Though not very rich, Gather Gold was a skillful merchant. False. वो बहुत ज़्यादा rich था. Gather Gold died in poverty and neglect. True. क्योंकि उसके मरने से पहले उसका सारा पैसा जा चुका था। द ग्रेट स्टोन फेस सीम टू सजेस्ट दैट एर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जर्नल। ट्रू। नेक्स्ट, वर्किंग with the text, answer the following questions. What, question 1, part 1, what was the great stone face? Answer is, the great stone face was a work of nature. It was formed on the side of a mountain by huge rocks. Second, what did young Ernest wish when he gazed at it? The young Ernest wished that the stone face could speak. He hoped that its voice would be pleasant. Question 2, what was the story attributed to the stone face? The story connected with the stone face was that in future a child would be born in the valley who would become the greatest and the noblest person of his time. His face would resemble the stone face. Question 3, what gave the people of the valley the idea of the prophecy was about to come true for the first time? The rumor went throughout the valley that the great man who looked like the great stone face had appeared at last. Question 4, part 1. Did Ernest see in Gather Gold the likeness of the stone face? No, Ernest was disappointed. He did not notice any likeness of the stone face in the old man, Mr. Gathergold. Second, who did he confide in and how was he proved right? He confided in his own heart that the general was not the right man he was waiting for. His heart told him to have patience and keep his hope alive that the noblest man of his time would come sooner or later. Last question, question number 5, part 1. What made people believe General Blood and Thunder was their man? Answer is, the childhood friends of the general proclaimed that he had always looked like the stone face, so the people took it as true. Second part, Ernest compared the man's face with the stone face. What did he conclude? Ernest compared to the journal face with the stone face and noticed no similarity. He concluded that the great man could surely come someday and he need not to be impatient or disappointed. Working with the language. First, look at the following word. Like का बन गया likely, likeness,
पंचुअल, पंचुअलिटी। ऐसे ही आपको NESS और ITY ऐड करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं। लॉफ्टी, लॉफ्टीनेस। एबल, एबिलिटी। हैप्पी, हैप्पीनेस। नियर, नियरनेस। नोबल, नोबिलिटी। इनॉर्मस, इनॉर्मिटी। प्लेजेंट, प्लेजेंटनेस। डेंस, डेंसिटी। ग्रेट, ग्रेटनेस। स्टेबल, stability. Second, add ly to each of the following adjectives. First, why didn't you turn up at the meeting? We all were dash waiting for you. We all were eagerly waiting for you. Dash, write your name and address in capital letters. Kindly write your name and address in capital letter. I was pleasantly surprised to see him at the railway station. I thought he was not coming. It is perfectly believable that I am not responsible for this mess. Last, he fell over the step and nearly broke his arm. Third, complete each sentence below using the appropriate form of verbs in bracket. First, I phoned you when I got home from school. Second, hurry up, madam. Will be annoyed if we are late. Third, if it rains today, we will not go to the play. Fourth, when you will see Mandal again, you will not recognize him. He is growing a beard. Last, we are off today. We will write to you after we are back. Speaking and writing, you have to do it yourself. This is all about this chapter. आपको अभी बहुत ज़्यादा confusions और doubt होंगे इस chapter से। वो सारे doubt, वो सारी confusions आपको last chapter 10th chapter में समझ आएंगे. Till then, take care, read the chapter carefully and please revise the question answers. Bye bye, take care everyone.